लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुरू में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी की हो सकती है घोषणा। किसानों, मजदूरों और महिला सशक्तिकरण पर रह सकता है फोकस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की छंटनी। 8 अप्रैल तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। चौदह विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का लगाया गया है आरोप। कारोबार जगत से आरबीआई आज चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की करेगी घोषणा। 3 दिन तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुआ मंथन। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। कल खेले गए रोमांचक मैच में पंजाब ने गुजरात को 1 गेंद शेष रहते दी 3 विकेट से शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के तमाम स्टार प्रचारक दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज राजस्थान के चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चुरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टी 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ कई वादे करने की तैयारी कर रही है। घोषणा पत्र के वादों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी बुधवार को ही घर घर अभियान शुरू कर चुकी है। अपने इस अभियान के अंतर्गत पार्टी ने 8 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल समाप्त हो गई है। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 और कर्नाटक की 14 सीट शामिल हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होना है। इसमें केवल जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार हेतु समय निर्धारण के लिए गुरुवार को पर्चियों के जरिए लॉटरी माध्यम से क्रम तय किया गया है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय दलों को समय का आवंटन एक वेबसाइट तय करने के बाद पिछले चुनावों में मिले मत प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम तय होता है। इस बार बेस टाइम 45 मिनट रखा गया है, जबकि सबसे अधिक समय भाजपा को और उसके बाद कांग्रेस को रखा गया है। तीसरे स्थान पर बसपा, चौथे स्थान पर सीपीआईएम, 5वें स्थान पर आप, जबकि सबसे बाद में एनएनपीपी को रखा गया है।
लोकतंत्र के महापर्व को लेकर हर कोई उत्साहित है। झारखंड के युवा उद्यमी और यंग प्रोफेशनल्स इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए रांची में युवा मतदाताओं के साथ चुनावी चौपाल लगाई गई। आइए जानते हैं युवाओं की नजर में क्या है चुनावी मुद्दे और कैसी है देश की सरकार। हमारे साथ झारखंड के कुछ यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और उनके क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और इस देश में किस तरह के नेता की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आधी आबादी से शुरू करते हैं। क्या किस तरीके का नेता होना चाहिए और क्या कुछ इस बार चुनाव में मुद्दा लगता है आपको? जैसा कि हमारा एक थीम लेके चलते हैं हम, विकसित भारत और वासुदेव कुटुंबकम, तो सबके हित के लिए जो हो, सबके हित के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट भी हो और बहुत सारी चीज़ों को वो लेके चले, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा सिक्योर इंडिया हो। तो मैं चाहती हूँ कि जो युवा है वो उसमें बहुत ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को बढ़ाया जाए, उस ऊर्जा को दिशा दिया जाए एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में स्पेशली। इंडिया इज़ लाइक द बेस्ट प्लेस फॉर बेटर डेवलपमेंट, लेकिन इसको मतलब किया नहीं जा रहा है। बट देयर इज़ सम लूप होल समवेयर दैट इट्स नॉट ग्रोइंग अप। तो वही चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं उसको कैसे चैनलाइज करेंगे, कैसे डेवलपमेंट को ऊपर लाएंगे। युवाओं को रोज़गार चाहिए और हमारा देश काफ़ी युवा देश है, जहां लगभग 65% आबादी है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो एक रोज़गार के साथ साथ आत्मनिर्भर हो। देखा जाए तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो बहुत जो अर्थव्यवस्था है और जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसको पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और आगे तक अगर देखा जाए तो अभी इंडिया 4 ट्रिलियन अभी इकोनॉमी है, तो आगे भी अगर देखा जाए तो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन अगर बनना है तो सबको लेके यहाँ पे चलना चाहिए। चुनावी मुद्दा जो सब मेरे हिसाब से होना चाहिए वो एजुकेशन होना चाहिए, समावेशी नीतियों का आना होना चाहिए, जिसमें समाज का हर वर्ग अपने आप को सरकार के साथ जोड़ के देख सके और साथ में उनका भी विकास और ग्रोथ हो सके। सिक्योरिटी पर्पस से भारत को और सशक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिक्योर देश दे सकते हैं तो बिजनेस बढ़ेगा और इकोनॉमिक वाइज अगर हम बढ़ेंगे तो अभी जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग, वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन वेरी सून। एज अ यूथ हम यही बोलेंगे कि हम लोगों को क्लाइमेट पे, रिसोर्सेज पे और ये सब पे देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के स्टेट में भी पानी का कितना कमी हो रहा है। सो समर्स में क्या होता है कि 4 मंथ्स तक पानी नहीं आता, बहुत सारे ऐसे घरों में हो रहा है। तो कुछ ऐसा लाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लोगों के लिए बचा सके। युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे वो रोजगार देने वाले बन पाए। अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले इस पर केंद्र सरकार बहुत अच्छी काम भी कर रही है, चाहे वो फिनेंशियल बैकअप देने का हो या जो पहले कहा जाता ना कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो इस पर काफ़ी फोकस्ड हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसको और थोड़ा स्मूथ बनाने की ज़रूरत है कि यूथ जो है वो रोज़गार मांगने वाले नहीं बने, रोज़गार देने वाले बने। अगर हम महिलाओं को इसमें अगर आना हो और हमें बोलने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि सभी महिलाएं, सबको शिक्षा का समान अधिकार मिले। पढ़ाई जब वो करते हैं और जब कुछ डिग्री हासिल करते हैं तो अपने जगह पर रह करके वो काम करे, ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जाए। देश 2047 तक किस तरीके से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो, ये भी हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं झारखंड के, रांची के, वो सोचते हैं और उसी नज़रिए के साथ वो आने वाले दिनों में अपने नेता का चयन भी करेंगे। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, रांची से। ये थी खबरें आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग मामले में विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्यवाही के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने की अपील की थी।
अब खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को संदेश खाली हिंसा के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने संदेश खाली में जबरन वसूली, जमीन कब्जा और यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणमन ने अगुवाई वाली पीठ ने तृणमूल कांग्रेस से कहा कि अगर शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में अगर 1% भी सच है तो यह बिल्कुल शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल कहता है कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। लोगों की सुरक्षा पूरा जिले प्रशासन और सत्ताधारी दल की 100% नैतिक जिम्मेदारी है। अदालत ने शेख शाहजहां का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को भी फटकार लगाई, जिसे अधिकारियों ने लगभग 2 महीने बचने के बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। इस प्रणाली की मदद से जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर और रडार का नेटवर्क है जो दुश्मनों के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है, जिससे दुश्मनों के हमलों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आज आखिरी दिन है। चालू वित्त वर्ष में एमपीसी की पहली समीक्षा बैठक है। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेगा। इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पहले वित्त वर्ष 24 की अंतिम बैठक में एमपीसी ने रेपो रेट में लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए उसे 6.5% पर स्थिर रखा था। 3 अप्रैल से शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं। अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। राम भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन अभी से सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारियों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या इन दिनों देश दुनिया के राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद बताने के लिए काफी है कि भगवान राम को लेकर लोगों में कितनी श्रद्धा और आस्था है। अयोध्या पुलिस प्रशासन ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले राम जन्मोत्सव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस उत्सव को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है औसतन 1.25 से 1.5 लाख के बीच में कैमरे काउंट के हिसाब से इतने लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे भी रामनवमी का जो पर्व आएगा उसमें भी संख्या बहुत अधिक बढ़ के आएगी। जो हम लोगों को शुरुआती आंकलन है उसके बेसिस पर हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हुई है और हम लोग का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको सुविधा अधिकतम मिले और साथ साथ सुरक्षा भी हम पूर्ण रूप से मानक के अनुरूप कर सकें। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त रामलला के नवनिर्मित मंदिर को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। राम भक्तों के आगमन और उनकी उत्साह से अयोध्या नगरी में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद से रामलला के दीदार करने अयोध्या पहुंची सपना बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। वहीं रायबरेली से अयोध्या आए श्रद्धालु जितेंद्र दुबे अयोध्या में हुए बदलाव को लेकर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार का आभार प्रकट करते हैं। जाना मंदिर की नींद रही है उसी दिन सामने आकर के हम मंदिर आएंगे। मैं तो शुरू से ही लगाव था मंदिर से। हमें जब मंदिर हुई स्थापना हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने पे आज मुझे मालूम चल रहा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही अयोध्या विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व के कोने कोने में बसे करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर एक बार रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आगरा के मनोहर लाल रामलला के दर्शन करने के बाद काफी भावुक नजर आ रहे हैं।
मनोहर लाल राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले और निर्माण करने वालों को बधाई देते हैं। वहीं मैनपुरी के अनुज भगवान राम के दर्शन करने के बाद खुद को राम भक्त और हिंदू होने पर गर्व करते हुए बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार को बधाई देते हैं। सबको दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम है, सबसे बढ़िया इंतजाम करा हुआ, जाओ दर्शन करो आराम से, बहुत अच्छा है। अयोध्या राम लला का मंदिर जो बना उसके लिए बधाई योगी सरकार को देना चाहेंगे। एक टूल भी बढ़ा और इसके साथ साथ हम लोगों का जो भी स्थानीय होने का एक मौका मिला। सरयू के किनारे बसा अयोध्या इन दिनों श्रद्धालुओं के आगमन से गुलजार है। हर दिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे राम भक्त इस पवित्र नगरी की भव्यता और सुव्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। भक्तों के उत्साह के बीच राम जन्मोत्सव पर होने वाले समारोह को लेकर भक्तों में जिस तरह की उत्साह और प्रशासन में चौकसी देखने को मिल रही है, वो बताने के लिए काफी है कि अयोध्या आज किस तरह विश्व पटल पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते महीने में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां विकसित सुविधाओं को देखकर श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। मार्च के महीने में भक्तों की संख्या ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा। यहां विकसित सुविधाओं को देखकर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पिछले 10 साल पहले आई थी तो बहुत टाइट था, तो अभी बहुत खुला है और अच्छे दर्शन हुए हैं, पर रश बहुत ज़्यादा है, तो पर दर्शन करने में मज़ा आ गया। मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत साफ सुथरा मंदिर हो गया, कहीं गंदगी नहीं है। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम को देखते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट गंगा के ललिता घाट से शंकराचार्य चौक तक जर्मन हैंगर लगवा रहा है और कूलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। जगह जगह यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। यहां आने वाले भक्त अब सुगमता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। मैं काशी विश्वनाथ में आज तीसरी बारी आया हूँ। पहले से भी और सुंदर होता जा रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं जो कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो इतनी हिम्मत और साहस से हम लोगों को दर्शन कराते हैं। हमारी महान सनातन संस्कृति का संरक्षण करते हुए देश भर में लगातार धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब न सिर्फ काशी बल्कि देश के दूसरे तमाम धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई देगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर, डीडी न्यूज, वाराणसी। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। आज का दिन भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर का बयां करता है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की समुद्री विरासत को याद करने और राष्ट्र के विकास में समुद्री क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने में अहम भूमिका है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। यह दिवस भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर को बयां करता है। ये लास्ट लगभग 1 वीक से सेलिब्रेशन चल रहा है। आपको मैं बता दूं, BT पे एक हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और उसका पर्पज़ ये है कि जो है इसमें हमारे जो नागरिक हैं वो इसमें सब उसके बारे में जाने, मेरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सी फेरर वी हैव रफली 20% ऑफ एम्प्लॉय शेयर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। एंड हमारा लक्ष्य है कि ये 20% तक 2030 तक 20% तक हमें लेके जाना है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे सैलरी अच्छी हैं, घूमने के लिए बहुत सारे कंट्री आपको मिलते हैं। हाल के वर्षों में व्यापार, पर्यटन और मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विशाल तटरेखा
और समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। सागरमाला और अमृतकाल विजन 2047 जैसी पहलों का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करना और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। बहुत सारे प्लान भारत सरकार की तरफ से बन चुके हैं। अमृतकाल विजन 2047 एक बहुत अच्छी तरह रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसमें अलग अलग स्टेप के बाद ये ऑलरेडी माइलस्टोन सेट हो चुके हैं कि किस साल तक क्या क्या काम कंप्लीट होने हैं। जैसे संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं, आज की डेट में इंडियन शिपिंग टनेज का हमारी पोजीशन 22वीं है। 2047 तक ये हमारा टॉप 5 पोजीशंस में हमारा लक्ष्य है। सिमिलरली शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, पोर्ट सेक्टर, इनमें सब में हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं। स्पेशल थ्रस्ट हमारा पैसेंजर्स क्रूज टर्मिनल्स पे, क्रूज शिपिंग पे है, इंक्लूडिंग जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसमें भी भारत सरकार की बहुत अच्छी सी प्लान तैयार हो चुकी हैं और उस पर काम चल रहा है। नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देकर और सहयोग को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत आने वाले वर्षों में एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। डीडी न्यूज के लिए श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने गजा में स्थिति पर चर्चा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने जोर दिया है कि मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हमले अस्वीकार्य हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि इजरायल और गजा के बीच संघर्ष में उसके 15 सदस्य मारे गए हैं। पीआरसीएस के प्रवक्ता ने कहा है कि मानवीय कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि वे हर विकट परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चेन्नई को 2 जीत मिली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक एक ही मैच जीत पाई है। आज होने वाले मैच में चेन्नई की टीम तीसरी जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। आईपीएल में गुरुवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। मौजूदा सीजन में पंजाब की यह दूसरी जीत है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 4 विकेट पर 199 रन बनाए थे। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन शशांक और आशुतोष शर्मा ने टीम की मैच में वापसी कराई। इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से पंजाब ने 1 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। पंजाब ने इस जीत के साथ ही इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर चेज किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।